नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आज हमारी अतिथि हैं रश्मि मिश्रा जी। आप अपर पुलिस अधीक्षक हैं क्राइम भोपाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में रश्मि जी। सामाजिक एक ताना बाना है, उस ताने बाने को जब किसी भी प्रकार से कोई क्षति पहुंचती है, हमारा जो सिस्टम है वो कहीं बाधित होता है, हमारा सुकून छिनता है, हमारी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, वो सब कहीं न कहीं प्रभावित होती है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे अपराध की जो घटनाएं हैं वो बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। अपराध आज की बात नहीं है, बल्कि जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ होगा, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपराध रहा होगा और हर समाज में, हर काल में, अलग अलग रूप में आपराधिक घटनाएं होती रही हैं। आज निश्चित रूप से जब हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, इतनी उन्नति कर चुके हैं, तो अपराध भी बहुत कुछ उन्नति कर चुका है, तरक्की कर चुका है। तो ये जो अपराध और उसको रोकने की और सभ्य समाज के बीच का एक द्वंद्व है, जो एक लड़ाई है, वो अनवरत काल से चली आ रही है, आज भी जारी है और समय के हिसाब से हम उसमें परिवर्तन करते हैं। बहुत सारी मन में बातें हैं, आज आपसे हम करेंगे। सबसे पहले हमें आप ये बताएं कि जब हम अपराध की बात करते हैं तो आप कानून की नजर में अपराध को किस तरह से परिभाषित करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। अपराध को तो परिभाषित एक लाइन में ये किया जा सकता है कि जो कानून को तोड़े वो अपराधी है और जो कानून के अंतर्गत नहीं आता है, उस सीमा में नहीं आता है, वो अपराध है। जैसा कि आपने कहा कि समय के साथ में अपराधों में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। अपराध का जो स्वरूप है वो अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। आज से 10 साल पहले जो अपराध होते थे, मेनली वो होते थे हत्या, लूट, डकैती, चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी, इस तरह के, या आपस में मारपीट कर ली, यही अपराध हुआ करते थे। लेकिन अब जो अपराधों का स्वरूप है वो काफ़ी कुछ बदल गया है। और जैसे कि आप रोज सुनते हैं ऑनलाइन ठगी हो रही हैं या OTP पूछ के, इस तरह के ये सारे अपराध साइबर की श्रेणी में आते हैं, साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। तो अब ये एक नया टाइप का जो पुलिस के समक्ष भी और समाज के समक्ष भी चुनौती है, ये साइबर क्राइम है। तो ये इस तरह से आज अपराध के स्वरूप में काफी कुछ परिवर्तन आ गया। समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे जैसे हमने तरक्की की है, प्रगति की है, टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता बढ़ी है। आज जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन हमारी गतिविधियां हैं वो भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं, तो तरह तरह के अपराध हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये एक चुनौती है, जैसा कि आपने कहा। और खासकर पुलिस प्रशासन इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अपराध समय के साथ बढ़ते गए, आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अपराध तरह तरह के बढ़ते जा रहे हैं, जबकि हम उनको रोकने के लिए, उन पर बंदिश लगाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, इसके बाद भी अपराधों में किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है? क्या वजह है, अपराध इतने ज्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये अपराधों के कारण तो बहुत सारे होते हैं। इसको हम रिलेटिवली जरा ये देखें कि जनसंख्या में जिस हिसाब से वृद्धि हुई है और उसी हिसाब से आपके अपराधों में भी वृद्धि दिख रही है। तो जनसंख्या के जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से तो अपराध नहीं बढ़े हैं, तो उस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि स्थिति कोई इतनी खराब भी नहीं है। अपराध भी बढ़ रहे हैं, हर चीजों में विकास हो रहा है, उसी हिसाब से अपराधों का स्वरूप बदलता जा रहा है। अब यदि हम पुराने अपराधों को देखेंगे तो जिस हिसाब से पहले अपराध होते थे उनमें तो कमियां आनी शुरू हो गई हैं। बॉडी ऑफेंसेस जो होते थे उनमें लगभग स्थिरता या कमी आनी शुरू हो रही है, मगर ये जो अपराध साइबर के संबंध में बढ़ रहे हैं ये निश्चित तौर पे काफी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। एक चीज हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे अपराधियों को सजा होती है, कानून का शासन है हमारे देश में और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ऐसे अपराधों को रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए प्रयास करता है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अपराध उसी गति से, या जैसा कि आपने कहा तरह तरह उसका स्वरूप होता है, बदलते स्वरूप में घटित होता रहता है। कई बार लगता है कि जैसे अपराधियों में किसी प्रकार का भय नहीं है, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घटित होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, आपका क्या आकलन है कि अपराधियों में सचमुच का भय नहीं है या कोई और कारण है कि अपराधों में रोज नित नए अपराध बढ़ते आ रहे हैं? जैसा कि आपने अभी कहा था, अनादिकाल से चले आ रहे हैं और समाज का ये स्वरूप होता है, सुंदरता है तो कुरूपता भी है और इसी तरह से कुछ अच्छे हैं तो कुछ अपराधी भी हैं समाज में। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अपराधियों में डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। सबसे ज़्यादा अपराधी डरा खौफजदा होता है, वो बस अपने आप को
ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत डरता है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी भरे पड़े हैं कि जब भी आप आत्मविश्वास के साथ में, चाहे कमजोरी हो जो भी है घर में, महिलाएं तक के, यदि वो भी आत्मविश्वास के साथ आके खड़ी हो गई हैं तो अपराधी भाग गया है, बल्कि वो बलशाली है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी भाग गया है। इसका मतलब है कि उसके अंदर डर है, खौफ है। कोई भी गलत काम आप करने जाते हैं, आप कोई भी हैं, तो आपके अंदर में उसका खौफ होता है, अपराधियों में भी होता है, बट वो करते जाते हैं। ये उनकी एक प्रवृत्ति हो गई है कि उन्हें करना है, अपराध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डरते नहीं हैं। वो क्यों छुपते हैं, जाके समाज से क्यों छुपते हैं, झूठ बोलते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं? तो क्या जिंदगी बहुत अच्छी है? वो डर के कारण ही तो कि हम कहीं पकड़ा ना जाए, और क्या है, यही तो डर है उनका। तो जब कोई अपराधी होता है, उसको दंड के साथ उसमें सुधार की भावना या उसमें सकारात्मक परिवर्तन की भावना विकसित करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। शायद इसके पीछे यही कारण है। जी जरूर, यही है। और कई सारे कारण होते हैं। पुलिस और प्रशासन जो है वो मेनली तो दंड दे सकता है, पकड़ सकता है, कानूनन कार्यवाही कर सकता है, लेकिन समाज का भी कर्तव्य बनता है, जो घर के लोग हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि जो इस तरह से गलत इसमें जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनको उसमें रोका जाए और उनको बताया जाए कि सही तरीके से भी हो सकता है। कुछ चीजें तो ऐसी भी हो सकती है कि रोजगार के साथ जोड़ दिया जाए तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि जड़ से खत्म हो जाएगी, कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन उसको काफी हद तक कुछ तरह के अपराधों को वहाँ पे रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। यानी सकारात्मक दिशा दी जा सकती है और इसमें ऐसे लोगों को आपराधिक प्रवृत्ति उनकी खत्म की जा सकती है, उसको मोल्ड की जा सकती है, उसको मोड़ी जा सकती है, जिससे वो समाज में जो अपनी रचनात्मक भूमिका है उसका निर्वहन कर सकते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज जिस तरह से ऑनलाइन गतिविधियां हमारी बढ़ी हैं और हमारी निर्भरता बढ़ी है, उसी गति से अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन अपराध की जब हम बात करते हैं तो किस किस तरह के, किस किस रूप के ऐसे अपराध सामने आते हैं जिनसे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है? इसमें एक सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का अपराध है जो कि रोज रोज सामने आता है, जो कि OTP पूछ के और बैंक से पैसा निकल गया है। दूसरा, लोन के नाम पर या आपके घर में टॉवर लगा देंगे इस नाम पर, या बीमा पॉलिसी के नाम पर, या चैरिटी के नाम पर लोग आपको चीट करते हैं। तीसरा बहुत ही वो है कि आपसे दोस्ती की जाएगी, दोस्ती करने के बाद में कुछ शादी वगैरह का प्रलोभन दिया जाएगा या इस तरह से करके, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए, और फिर आपको चीट किया जाएगा कि इतना पैसा जमा कर दे। चौथा, आपकी कुछ जो आपका पेज बना लिया जाए या कुछ एक नया अकाउंट खोल के और फिर उससे अपराध किया जाए। ये बहुत कॉमन टाइप के अपराध हैं जो कि रोजमर्रा में देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जो इस तरह के अपराध हैं उनको एक संगठित तरीके से और बड़े प्लानिंग के तहत जो भी इसमें शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, वो इसको अंजाम देते हैं और ऐसे लोगों को प्रलोभन दे करके, झांसा दे करके उनको भटकाते हैं, और फिर जो आम आदमी है वो ऐसे प्रलोभन में पड़कर, उसके चक्कर में पड़ करके और ठगी का शिकार हो जाता है। आमतौर पर ऐसे प्रतिदिन लगभग एक अंदाजा हम जानना चाहेंगे कि कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो कि सामने आती हैं? मेरे ही यहाँ पे OTP वाले जो मैंने आपको बताया है, रोज 3-4 कम से कम एप्लीकेशंस डेली आती ही हैं। इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि सावधानी ही इसका बचाव है और कुछ नहीं। सावधानी की आपने बात की, किस किस तरह की सावधानी आम लोगों को रखनी चाहिए जिससे इस तरह के जो ऑनलाइन ठगी या ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है उससे वो बच सकते हैं? इसमें मैं पहले ये कहूंगी कि इंटरनेट जो है इसका सबसे अच्छा पक्ष जो है वो यही है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे से जुड़ गया है, क्योंकि तत्काल आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है। बहुत गति तेज हो गई है इन्फॉर्मेशन की प्राप्त करने की सब। लेकिन इसका सबसे बुरा पक्ष भी यही है कि हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं तो क्या हुआ है कि हम सामने वाले को जानते नहीं हैं, आमने सामने से नहीं पहचानते, सिर्फ हम नेट के जरिए वर्चुअली पहचान रहे हैं कि ये फलाना है वो है। तो ऐसी स्थिति में उसको आपको चीट करने में आसानी हो जाती है। तो हम इसमें को मैंने इसलिए इतनी भूमिका बांधी कि हम सबसे पहले यही ध्यान रखें कि जब भी हम यदि किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकृत कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम ये ध्यान रखें कि उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नहीं, सामने हमने देखा है कि नहीं। कई बार किसी के लुक्स को देख के लड़कियां कर बैठती हैं, कई बार वो फलाने का फ्रेंड है ये देख के कर बैठती हैं, कई बार कि उसके कितने हजार फ्रेंड्स हैं, उनकी फ्रेंड लिस्ट में 1500 हैं, मेरे में 100-200 ही क्यों हैं, तो उस कंपटीशन में भी कर बैठते हैं। और इसी में हम
ये धोखाधड़ी के शिकार बन जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम अपने घर में तो बता के नहीं जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे कि फलानी जगह पे खड़े हुए हैं। ये तो क्यों हम अपनी जो भी पर्सनल जानकारियां हैं, जहां जा रहे हैं, या बाकी दूसरी भी पर्सनल जानकारियां हम किसी भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर नहीं दें, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि हम उन्हीं की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें जिसको कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरा, जो OTP वाला फ्रॉड होता है, तो OTP में हमेशा बैंक आपको बताते हैं, आपके पास में मैसेज भी करते हैं कि आप अपना OTP CVV नंबर किसी से भी शेयर ना करें। आधार कार्ड भी तक आप दे देते हैं, आधार कार्ड का नंबर भी दे देते हैं, OTP बता देते हैं। तो ये आप ना बताएं, किसी को भी ना बताएं। यदि इस तरह का कोई कॉल आ रहा है तो अपने जो भी आपका बैंक है उसकी ब्रांच में जाएं और वहां पे जाके बात करें और उनको दें, सामने ही फोन पे, किसी को भी ना दें। तीसरी चीज, छोटे छोटे बहकावे या भुलावे में, या बोलना चाहिए कि लालच में ना आए। ये जो बीमा के नाम पर आपकी लॉटरी खुल गई है, तो हम इन लालचों में या इसमें ना पड़े, तो हम बहुत सारे तरीके के साइबर क्राइम से बच सकते हैं। यानी जो गोपनीय जानकारियां हैं, बिल्कुल, उनको हम किसी भी स्थिति में टेलीफोन पर या कोई भी यदि हमसे पूछता है तो उसको शेयर ना करें। अपनी पर्सनल जानकारियों को हम अपनी पर्सनल जानकारियां शेयर ना करें। हाँ जी, आज जैसे सोशल मीडिया का जोर है, लोग उस पर काफी एक्टिव हैं, लेकिन हम बहुत सावधानी बरतें और यदि छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो फिर हम इस तरह की घटनाओं के शिकार नहीं हो सकते हैं। एक चीज हम जानना चाहेंगे, यदि हम इन एहतियात को बरतें, यदि हम इन सावधानियों को बरतें, तो क्या इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं या हम इनसे प्रभावित होने से बच सकते हैं? बहुत हद तक रुक सकती हैं। उसके बावजूद भी यदि होती हैं तो पुलिस है, आप जाके अपने नज़दीकी जो भी यदि क्राइम ब्रांच है वहाँ पे, तो क्राइम ब्रांच नोडल एजेंसी है, या किसी जिले में यदि क्राइम ब्रांच नहीं है तो वहाँ का कोतवाली थाना साइबर क्राइम के लिए नोडल एजेंसी है, या साइबर क्राइम का ऑफिस है भोपाल में, तो आप वहाँ पे जाके शिकायत कर सकते हैं और इन लोगों को पकड़वा सकते हैं। इसमें मैं एक चीज और बताऊंगी, एक और हो रही है धोखाधड़ी जो कि ATM में होती है। इसमें यह किया जाता है कि ATM में एक एडिशनल स्लॉट डाल दिया जाता है और वो उसमें स्कीमर लगा होता है, जो कि आपकी जैसे ही आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं तो वो उसको रीड कर लेता है, और वहीं पे या तो क्यूबिकल साइड में या जहां पर आपका कीपैड लगा होता है उसके सामने ही एक कुछ चीज लगा दी जाती है जिसके अंदर कैमरा वगैरह होता है। वो पैम्पलेट के रूप में हो सकता है या सिंपल एक स्लिप के टाइप का हो सकता है। तो जब भी आप वहां पर जाते हैं तो इसको सावधानी पूर्वक देख लें कि जहां पर आप अपना कार्ड स्वैप कर रहे हैं वहां पे कोई एडिशनल स्लॉट तो नहीं डला है। उसको हल्का सा आप हाथ से यदि करके देखेंगे तो वो अलग ही दिखता है और निकल आता है। दूसरा, क्यूबिकल साइड में कभी भी कोई पैम्पलेट बॉक्स वगैरह नहीं लगा होता है, यदि तो देख लें कि क्यूबिकल साइड में तो नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से जो आपका कार्ड स्वैप करने से रीड करके और स्कीमर लगा के जो होती हैं क्राइम, ये भी आप उससे बच सकते हैं। तो यानी ATM में जब हम लेन देन करें, उसका उपयोग करें, तो ये नई तरह की बातें सुनने में आती हैं, अखबारों में पढ़ते हैं हम, जैसे स्कीमर लगा करके और फिर इसका क्लोन बना लेते हैं, उसका क्लोन बना लेते हैं और इससे बच सकते हैं। जी, तो यदि हम थोड़ा सा सतर्क रहें और ये कोई भी ATM से ट्रांजैक्शन करने के पहले बारीकी से देख लें तो इससे बच सकते हैं। इसमें एक और सावधानी रखने के लिए मैं बताऊंगी कि यदि कोई भी आपके पास में खड़ा हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल करना, कार्ड का इस्तेमाल करना अच्छे से पहले ही सीख लें। किसी और को अपना कार्ड ना दें, अदरवाइज वो आपका कार्ड चेंज कर देते हैं। या फिर यदि आप जा रहे हैं तो अमाउंट आपका निकल गया, उसको टोटली क्लियर करके निकलिए, ऐसे ही छोड़ के न चले जाएं। अपना पैसा लेने के बाद में जो आपकी स्लिप होती है उसको व्यवस्थित फाड़ के फेंके या अपने साथ लेके घर, यानी ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद ही हम ATM छोड़ें। और कई बार हम देखते हैं कि ATM जो बूथ होते हैं उनमें बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग एक साथ घुस जाते हैं। ये भी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम वहाँ एक अनुशासन बनाए रखें और एक एक करके ATM बूथ में जाएं और उसका उपयोग करें। तो ये कुछ यदि हम सावधानी बरतते हैं तो इस तरह की धोखाधड़ी और इस तरह के फ्रॉड जो होते हैं ऑनलाइन, उनसे बच सकते हैं। एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि नजदीकी जो भी क्राइम ब्रांच है या कि पुलिस थाना है वहां पर हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। जैसे कोई इस तरह के ठगी या इस तरह के अपराध का शिकार होता है तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि हम तुरंत टेलीफोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या कोई मैसेज के माध्यम से, या कोई ऐसा सेल है क्राइम ब्रांच का कि वहां पर भौतिक रूप से जाए बिना हम अपनी कंप्लेन या अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करा दें? भोपाल पुलिस की जो साइट है उस पे नंबर भी लिखे हुए हैं, और दूसरा उसमें मेल ID है, आप मेल भी कर सकते हैं और उन नंबरों पे भी बता सकते हैं। खासतौर से जो OTP पूछ के क्राइम होते हैं
तो इसमें यदि आप, मैं ये कहूंगी कि जो शुरुआत का 1 घंटा होता है उसको गोल्डन आवर कह सकते हैं आप, कि यदि उस समय पे हमको पता चल जाए कि ओटीपी पूछ के किसी ने फ्रॉड किया है तो काफी संभावना होती है कि उसको हम वहीं पे आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें जो प्रोसेस में टाइम लगता है तो उस प्रोसेस में जो टाइम है उसका लाभ उठाती है और वहीं पे उसको ब्लॉक करवा दें और आपका पूरा पैसा आपको वापस करवा दें या उसका कुछ पार्ट जो यूज नहीं हो पाया है वो करवा दें। तो जैसे ही यदि इस तरह का कोई फ्रॉड आपके साथ होता है तो तत्काल आप फोन के माध्यम से या मेल के माध्यम से बता दें नजदीकी उनको, तो इसको रोका जा सकता है। कई बार बड़े संदिग्ध फोन आते हैं जिनसे बात करते ही ये समझ में आता है कि कुछ संदेहास्पद ये फोन कॉल है। यदि कोई ऐसी आशंका होती है कि ये फोन कॉल जो हमारे पास आया है वो संदेहास्पद है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हमें संपर्क करना चाहिए क्राइम ब्रांच से? जी, आप ऐसी स्थिति में भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे संदेह होने की स्थिति में कभी भी कोई भी आगे, मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आगे आप बात ही ना करें उन नंबरों से और उनसे कोई भी अपनी जानकारी शेयर ना करें जानकारी। लेकिन यदि हम एक नागरिक होने के नाते क्या ऐसे कॉल करने वाले लोगों तक पहुंचने में पुलिस की मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो इस तरह की जो धोखाधड़ी होती है, खासकर जो ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं लोग, उससे हम बच सकते हैं और पूरी तरह से बच सकते हैं। ऑनलाइन गतिविधियां जो हम करते हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम थोड़ा सतर्क रहें और जो भी सावधानियां हैं हमें बताई जाती हैं उनके बारे में जानें और लोगों को भी जागरूक करें, लोगों को भी बताएं। रश्मि जी, एक बात और हम करना चाहेंगे, जब हम अपराधों की बात करते हैं तो आज महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध घटित हुए हैं, जिस तेजी से वृद्धि हुई है, ये एक बहुत बड़ी चिंता है समाज की। आप एक महिला पुलिस अधिकारी हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि जो महिलाओं के खिलाफ इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है उसके पीछे मुख्य कारण आप क्या मानती हैं और हम कैसे अंकुश लगा सकते हैं इस पर? ये अंकुश तो हम समाज में अवेयरनेस लाके हमारे घर में जो बेटा और बेटी है उसमें एक तो भेद करना बंद करें। बेटियों को भी ये सिखाएं कि हमारी क्या मर्यादाएं हैं, बेटों को भी हम ये सिखाएं कि लड़कियों के साथ में आप किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से आप उनके साथ में पेश आएं। यदि हम बचपन से ही ये चीजें डेवलप करेंगे और उनके बीच का जो भेद है वो हम दूर कर देंगे तो इस तरह की जो समस्याएं हैं इनमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अब महिलाएं भी काफी संख्या में पहले की तुलना में अब कैरियर ओरिएंटेड भी हो रही हैं, बाहर भी निकल रही हैं और थोड़ा सा जागरूकता समाज में आई है। तो कई बार ऐसी चीजें होती थी कि महिलाएं झिझक के कारण किसी को भी बताती नहीं थी, अब ज्यादा संख्या में बताने लगी हैं। इस कारण से भी इस तरह के अपराधों में कुछ वृद्धि परिलक्षित हो रही है। अवेयरनेस ला करके, जागरूकता ला करके और शुरू से अपने संस्कार विकसित करके बच्चों में हम महिलाओं के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में कमी ला सकते हैं। जिस तरह की अपराध में वृद्धि हुई है पिछले दिनों, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, खासकर बच्चियों से, महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, वो हमारे समाज का एक बहुत ही घिनौना पक्ष है और जिस पर हम सबकी चिंता जायज है, स्वाभाविक भी है। हम ये जानना चाहेंगे कि समाज के लोग किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें जिससे समाज में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें मैं यही कहूंगी कि एक दूसरे का सम्मान करना सीखें और क्या संबंधों की क्या सीमाएं होती हैं उसको समझना सीखें। तो जब सब लोग इस चीज को मानने लगेंगे, एक संस्कारों में बंधने लगेंगे, तो इस तरह की चीजों में काफी कमी आ जाएगी। पुलिस का जो ये फील्ड है, बचपन से आपका शौक था कि कुछ परिस्थितियां थी कि आप इस क्षेत्र में आए, क्या वजह क्या थी? एक्चुअली ऐसा कुछ ये जरूर था बचपन से कि कुछ कैरियर तो कहीं ना कहीं बनाना ही है और उसमें भी बड़ा कि MPPSC देनी है और MPPSC दी भी और PSC में ईश्वर की कृपा से सिलेक्शन भी हुआ और उसमें पोस्ट डिप्टी कलेक्टर DSP और जो रहती है उसको भरा, उसमें DSP में सिलेक्शन हो गया। इसके सिलेक्शन के पहले ऐसा कुछ नहीं था कि पुलिस सर्विस में आना है या करना है, लेकिन इसमें सिलेक्शन होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये फील्ड अच्छा लग रहा है। कभी भी मुझे कोई भी परेशानी नहीं आई। पुलिस की नौकरी करते हुए किस किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आती हैं या किस किस तरह की चुनौतियां आई हैं और ऐसे कौन से हालात हैं, ऐसे कौन सी बातें हैं जो उन चुनौतियों से पार पाने में आपको मदद करती हैं? आपका ऐसा कौन सा सकारात्मक पक्ष है जो आपको हौसला देता है, जो आपको ताकत देता है और आप ऐसे हालातों से निपट लेते हैं? पुलिस की नौकरी में अक्सर चुनौतियां आते रहती हैं
और हमेशा एक नई नई चीजें सामने आती हैं। मुझे जो लगता है मेरा पक्ष जो सबसे स्ट्रांग होता है, मुझे कोई भी चीज मेरे सामने आए, कितनी भी परेशानी हो, मैं उसमें घबराती नहीं हूँ, घबराहट नहीं होती है। दूसरा, आत्मविश्वास के साथ वहाँ खड़े रहें और थोड़ा शांति से सोचे कि क्या किया जा सकता है। तो अपने आप कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितना भी विपरीत परिस्थिति हो, अपने आप धीरे से निकल जाती है। आपके परिवार, आपके माता पिता, उनका कितना सपोर्ट था? पूरा सपोर्ट है। बचपन से हम लोग 2 बहनें ही हैं, भाई नहीं है हम लोगों का। तो कभी हमने तो हमारे घर में ये डिस्क्रिमिनेशन कभी रहा ही नहीं कि लड़का लड़की का ये, या कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि यदि मेरा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है तो कोई लड़कों वाली पोस्ट है या ऐसा है। तो मेरे घर में तो माहौल बहुत अच्छा है। आप एक महिला अधिकारी हैं, लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो लड़कियां हैं, युवा पीढ़ी जो, उससे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें जिससे एक आदर्श समाज की स्थापना हम कर सके? मैं यही कहूंगी कि संविधान ने हमको कुछ अधिकार दिए हैं तो कर्तव्य भी दिए हैं। आप अपने अधिकारों का उपभोग पूरी तरह से करें, लेकिन अपने कर्तव्यों को भी समझें। जहाँ पे सामने वाले के अधिकार आपके कारण से इफेक्टेड होने लगे, तो वहां पर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दें। तो हम अपने दायित्वों का निर्वहन करें, अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहें और समाज के बारे में संवेदनशील रहें और हर पल सजग रहें, तो एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।